Dear friends, Namaste. I hope you all are doing constructive and thinking positive and innovative these days. सबसे पहले मैं प्रज्ञा योगा अलायंस के डायरेक्टर, उसके फाउंडर, मेरे आत्मीय डॉक्टर कपिल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने कोरोना के इस संकट काल में, इस चुनौती को उन्होंने एक अवसर में बदलने का काम किया है। तो चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए मैं श्री कपिल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धीरे धीरे आप लोग जुड़ रहे हैं, अपने अपने दैनिक उपक्रम में से आपने थोड़ा समय इस लेक्चर के लिए भी निकाला है। आपका भी मैं अंतःकरण की अतल गहराइयों के साथ शुक्रिया करता हूँ। मित्रों, समय वास्तव में हम सबके अनुकूल नहीं है, मनोनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, सबके लिए है। और ऐसे समय में जो दो मुख्य की पॉइंट्स हैं जिसका हमें हमेशा ख्याल रखना है, वो है होप एंड हैप्पीनेस, आशा और प्रसन्नता। मित्रों, हमें ये जानना चाहिए कि आशा कितनी भी छोटी क्यों न हो, कितनी भी छोटी क्यों न हो, निराशा से हमेशा बेहतर होती है। इसलिए आशा और प्रसन्नता, ये दो बहुत की फैक्ट्स हैं। किसी भी तरह के सक्सेस को अचीव करना हो, ये दो बहुत आवश्यक है। दोस्तों, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम सभी, हमारे आसपास भी, आपके आसपास भी कुछ लोग महसूस कर रहे हैं। उसमें से कुछ मुख्य है जॉब संबंधी स्ट्रेस। जैसे कई लोग आजकल यह सोच रहे हैं कि पता नहीं, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जिनका अपना खुद का कुछ बिजनेस सेटअप है, तो उनके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि हमारे जॉब का क्या होगा, हमारी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति कब तक रहेगी, कब तक ऐसे सिचुएशन से हम लोग ओवरकम कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें कई लोग सोच रहे हैं। मैं आपसे थोड़ा सा इनकन्वीनियंस के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं हरिद्वार में हूँ और आंधी आ रही है, बारिश भी शुरुआत हो चुकी है और लाइट कट गई है। इसलिए आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन आवाज़ आपको आ रही होगी। इसी तरह से कई लोगों में टेक्नोलॉजी का चूँकि बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, इसका हम लोग पॉजिटिव भी यूज कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं भी कर रहा हूँ और आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ। कई लोग मैंने देखा विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया का यूज करके कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने में लगे हुए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। तो कई लोगों में इसके बहुत ज़्यादा ओवर यूज से टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा हो रहा है। कुछ लोगों में माल एडजस्टमेंट की भी खबरें मिल रही है कई जगहों से, और एंजाइटी और डिप्रेशन के भी कुछ सिम्टम्स हमको देखने को मिल रहे हैं। निश्चित रूप से हम अपने अपने घर पर हैं, लेकिन फिर भी आराम ज़्यादा करते हैं, फिर भी स्लीप क्वालिटी का लेवल बहुत अच्छा नहीं है। कई लोग इंसोम्निया की भी शिकायत करते हैं। कई लोगों में बिहेवियरल प्रॉब्लम भी देखने को मिल रहे हैं। हमारा साइकोलॉजिकल वेलबींग कुछ लोगों का अच्छा भी है, कई लोग अच्छा भी रिपोर्ट कर रहे हैं, और कई लोगों का जो साइकोलॉजिकल वेलबींग का लेवल है वो लो हुआ है। लोगों में निगेटिव परसेप्शन भी डेवलप हुआ है अपने आसपास की परिस्थिति को लेकर, कोरोना से संबंधित इन सारी जो भी सिचुएशंस इस समय बन रहे हैं उसको लेकर के। इसके अलावे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के यूज से, बहुत ज़्यादा मोबाइल के फ्रीक्वेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हैं, और भी टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं घर पर। तो एक्सेस यूज से कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे आइज स्ट्रेन है, मस्कुलोस्केलेटल डिस्कम्फर्ट है, कई लोग सर्वाइकल भी पेन भी महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग
फेस कर रहे हैं। इसके अगर आप मूल में जाते हैं तो मुख्य कारण तो है हमारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। ये आपने खुद भी आप जानते हैं और आपने कई लेक्चर में ये बहुत फ्रिक्वेंट आपने सुना भी होगा, बहुत कॉमन टर्म है। हमें इन पिछले महीने 2 महीने में काफ़ी अच्छा मौका हमारे लिए था कि अपने लाइफ स्टाइल को हम लोग फिर से चेंज करें और इसको जो अनहेल्दी था, जो सिस्टमेटिक नहीं था, उसको सिस्टमेटिक बना सकें। लेकिन हम में से कुछ लोगों ने बनाया भी है और कुछ लोग अभी भी इसमें सफल नहीं हो सके। दूसरा, मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेस यूज हम लोग मोबाइल और इंटरनेट का कर रहे हैं, यह भी एक कारण है। विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हम महसूस कर रहे हैं, इसके साथ ही अनएक्सपेक्टेड फियर भी है, पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में। और इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रेशर है जिसको कहते हैं प्रेशर टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। हम और आप जिस तरह का लाइफ स्टैंडर्ड हमारा पहले था, इस लॉकडाउन के पीरियड में कई सारे रेस्ट्रिक्शंस होने के वजह से हम लोग उस स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका भी एक दबाव है। पता नहीं फ्यूचर में लॉकडाउन खुलने के बाद भी पता नहीं कितने समय बाद ऐसे हाई स्टैंडर्ड को हम लोग मेंटेन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। और इसके अलावा ढेर सारे प्रकार के निगेटिव थॉट्स आते जाते रहते हैं और वो हमें निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में अगर हमारे पास उम्मीद न हो, आशा न हो और उत्साह न हो तो फिर स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। इसलिए हमें उम्मीद और उत्साह यह बना कर रखना है। मित्रों, 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को उत्साह से दूर करती हैं। एक है पास्ट में जीना। हम लोग हैं अभी प्रेजेंट में, लेकिन बातें सोचते रहते हैं पास्ट की। पास्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तो है, पास्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम और आप जो कुछ भी हैं उसमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी पास्ट है जिस भी रूप में, उस सारे का योगदान है और तभी हम आप हैं। चाहे हमारे वो थॉट्स के रूप में आप कह लें, जैसा भी थॉट्स है, जैसा भी बिहेवियरल पैटर्न है, वो सब कुछ उसमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन पास्ट को जानना समझना जरूरी है, लेकिन पास्ट में हमेशा जीना यह आपको और हमको उत्साह से दूर ले जाता है। दूसरा जो मुख्य कारण है, हम लोग खुद को ऑब्जर्व करने की जगह अक्सर दूसरों को ऑब्जर्व किया करते हैं। इन 2 चीज़ों से जितना बचा जाए हम लोग उत्साह के उतने करीब पहुंचते हैं। ये बात हमेशा हम लोगों को याद रखना चाहिए कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, अच्छा सोचते हैं, एक डिवाइन थॉट पैटर्न डेवलप करते हैं और ये धीरे धीरे होता है, तो पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो उसका पॉजिटिव ही आउटकम मिलेगा। आप पॉजिटिव सोचें और उसका नेगेटिव आउटकम मिले, ऐसा नहीं हो सकता। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव आउटकम। अब मित्रों, ये तो जब भी कोई मकान बनाया जाता है तो एक मजबूत नींव डाली जाती है। बिना नींव के मकान हम लोग नहीं बनाते। तो आज के इस लेक्चर का ये तो नींव था। अब है कि हमें करना क्या है। ये सारी बात तो जो मैंने आपसे साझा किया, कुछ अपने अनुभव, कुछ अपने आस पड़ोस के अनुभव, तो ये सब आप भी इन अनुभवों से परिचित हैं। लेकिन अब इम्पोर्टेंट जो है वो है कि हमें करना क्या है। हमें अपने थॉट्स के ऊपर मास्टरी करनी है। गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, डिवाइन थॉट्स को जनरेट करना है। ऐसी कैपेसिटी बिल्डअप करनी है कि हम लोग ऐसे थॉट्स को डेवलप कर सकें, जनरेट कर सकें। और दोस्तों, ये बात सच है कि हम लोग जो कुछ भी हैं वो हमारे थॉट का ही परिणाम है। जो कुछ भी हैं हम लोग, आप ऐसा महसूस जब अपना आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे मन में मोस्टली या मैक्सिमम समय में लस्टफुल थॉट्स, हेट्रेड के थॉट्स, फियरफुल थॉट्स, जेलस के थॉट्स और सेंसुअल थॉट्स, ये सब हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते रहते हैं।
मन पर हजारों थॉट्स की बॉम्बार्डिंग हमेशा होती रहती है। उसमें से कुछ को हम महसूस कर पाते हैं, कुछ को नहीं कर पाते। तो ये जो एक लूज थॉट्स हैं, इसकी ओवर क्राउडिंग होती है हमारे मन के ऊपर। और ऐसे में जो आपको मैंने अभी एग्जांपल दिए कि ऐसे थॉट्स की भरमार लगी होती है, और वहाँ पर जब आप सर्च करते हैं तो गुड थॉट्स या डिवाइन थॉट्स के लिए बहुत कम स्पेस हमने बना कर रखा है। उस स्पेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको मैं गीता के 2 श्लोक के माध्यम से थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति का कॉग्निटिव डिग्रेडेशन कैसे होता है। लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को एक सीक्वेंस के थ्रू एक ऑर्डर बताया है, एक हिरार्की बताई है, एक क्रम बताया है, जिसको ठीक प्रकार से समझ लेने से हम लोग दैनिक जीवन में आने वाली कई सारी समस्याओं से बहुत आसानी से, बहुत आराम से बच सकते हैं और उसका बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। वो श्लोक इस तरह से है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सूप जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका मतलब यह है, बहुत एक सिस्टमेटिक क्रम है और इसको हम सबको सीख लेना चाहिए। ये गीता के दूसरे अध्याय का 62 और 63 नंबर का श्लोक है, 62-63 नंबर का, कि जब हम लोग बार बार किसी विषय पर, किसी ऑब्जेक्ट पर बार बार ध्यान देते हैं तो उसके प्रति एक संग पैदा होता है। संगस्ते सूप जायते, संग पैदा होता है, संग उपजता है, यानी उसको अटैचमेंट कहते हैं हम लोग। और अटैचमेंट जो है लीड्स टू डिजायर। वो मन में ऐसी इच्छा पैदा होने लगती है कि ये जो वस्तु है या व्यक्ति है जिसके प्रति हमारा अटैचमेंट हुआ है वो मेरे पास हो, वो मेरा हो। तो और अटैचमेंट जो है ये सच है कि अटैचमेंट से जो डिज़ायर पैदा हुआ, सारे डिज़ायर हमारे और आपके फुलफिल हों या आवश्यक नहीं है। कुछ डिज़ायर फुलफिल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जब आपका एक डिज़ायर फुलफिल होता है तो वहीं पर हम और आप रुकते नहीं, दूसरे डिज़ायर फिर पैदा होते हैं। इसको ग्रीड कहते हैं। एक डिज़ायर पूरा हुआ तो लोभ पैदा हुआ, और लोभ के वशीभूत होकर हम इससे जो और स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर है वो पैदा होता है, उसको अचीव करना चाहते हैं। जैसे आवश्यकता थी तो आपने कार खरीद ली, क्योंकि आपका ऑफिस या मार्केट जाने में आपको दिक्कत होती थी तो आपने कार खरीदी, वहाँ तक तो ठीक है। पर आपने कार खरीदी और कुछ दिनों बाद आप में महंगे कार खरीदने की इच्छा हो गई, तो ये आपका जो डिज़ायर है, हो सकता है आपके पास पैसे हैं, साधन संसाधन मौजूद हैं तो आप खरीद भी सकते हैं और नहीं भी खरीद सकते। तो अगर आपने फिर से खरीद लिया तो ऐसा नहीं है कि ये जो क्रम है ये वहीं पर रुक जाता है, ये और आगे बढ़ता चला जाएगा। और अगर ये डिज़ायर पूरा नहीं हुआ किसी कारण से, हो सकता है कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हों, पर्सनल फैक्टर हों, आपका साइकोफिजियोलॉजिकल ऐसा स्टेटस ठीक नहीं है तो उसकी वजह से आप अपनी उस इच्छा को पूरा ना कर सकते हो, तो ऐसी स्थिति में एंगर पैदा होता है। फ्रॉम डिजायर अराइजेज एंगर, एंगर लीड्स टू क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट, क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह की स्थिति पैदा होती है, आत्ममोह की स्थिति पैदा होती है। जब आपने खुद भी महसूस किया होगा, जब आप खुद भी क्रोधित होते हैं या हमारे आसपास के लोग किसी कारणवश क्रोध में आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर निर्णय लेने की क्षमता हमारी ठीक नहीं होती है। बहुत सारे क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट, एक बादल सा छा जाता है, कई सारे विचार आते जाते रहते हैं, उसमें से पर्टिकुलर क्या निर्णय लेना है, कौन सा जजमेंट ठीक होगा, ऐसा हम निर्णय नहीं ले पाते। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, ऐसी स्थिति से स्मृति में विभ्रम पैदा होता है, मेमोरी का लॉस होता है। स्मृति में विभ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है, इंटेलेक्ट, हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे उसका क्षय होने लगता है, नाश होने लगता है। और जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो समझिए कि हमारी पर्सनालिटी का लॉस हो जाता है। इस तरह से हमारा कॉग्निटिव उसका डिग्रेडेशन होता है, संज्ञानात्मक विघटन होता है। तो इस समय हमें थॉट क्लींजिंग की जरूरत है, थॉट क्लींजिंग की जरूरत है। और इसके लिए हम लोग पतंजलि योगपीठ से मैं हूँ, तो हम लोग काउंसलिंग के क्रम में अपने क्लाइंट के साथ उसमें पॉजिटिविटी जनरेट करने के लिए एक मॉडल का यूज करते हैं, और वो है फ्रॉम एक्टिव टू पॉजिटिव। अगर आपको पॉजिटिव होना है तो
आपको एक्टिव होना पड़ेगा। तो अगर हमको अपने क्लाइंट में कुछ पॉजिटिविटी जनरेट करनी होती है तो हम सबसे पहले उसको एक्टिव होने की ट्रेनिंग देते हैं, कैसे मेंटली फिजिकली एक्टिव हुआ जाए। उसके बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं। तो जब आप सोचेंगे कि नहीं, निष्क्रिय रह करके, बिल्कुल पैसिव मोड में रह करके हम पॉजिटिव महसूस करें, तो ऐसा हमेशा संभव नहीं होता है। आपको एक्टिव होना होगा। जब आप एक्टिव होते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं तो ही कंस्ट्रक्टिव होते हैं, आप बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, और इससे भी आगे बढ़कर आप इनोवेटिव होते हैं। आपको पॉजिटिव थिंकिंग करने से क्या क्या लाभ होता है, ये सब कुछ हम और आप जानते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों करते नहीं हैं। पॉजिटिव थिंकिंग करने से हमारी एंजाइटी का जो लेवल है वो डिक्रीज होता है। क्यों होता है? जैसे ही आपके मन में कुछ वरी के थॉट्स आते हैं, कुछ एंसस थॉट्स आते हैं, उस समय अगर आप एक अल्टरनेटिव पॉजिटिव आइडिया डेवलप करते हैं तो ऐसे एंसस जो थॉट्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और ये प्रक्रिया आप आज से शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आज ही आप इसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से अभ्यास आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। आप पहली कक्षा में पढ़ते हैं, आप 1 2 3 4 फिर आप आगे बढ़ते रहते हैं, आप प्रमोट होते रहते हैं। तो उसी तरह से आपको छोटे छोटे प्रयोग करने पड़ेंगे। आप और हम जानते बहुत कुछ हैं, बचपन से लेकर अभी तक बहुत कुछ सीखा है। हमारी फैमिली ने, हमारे इन्वायरमेंट ने, हमारे स्कूल ने, कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने बहुत कुछ हमको और आपको सिखाया, पर हम एप्लीकेशन नहीं करते। और एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने जो कुछ सीखा है, हमने जो कुछ सीखा है, उसको अपनी लाइफ में और अपने से थोड़ा समय निकाल कर दूसरों के लिए भी उसको अप्लाई करें। पॉजिटिव थिंकिंग जो है हैप्पीनेस देता है जब आप होते हैं, एंड हैप्पीनेस लीड्स टू सक्सेस। आपने खुश रहने वाले बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत ऑप्टिमिस्टिक नेचर के होते हैं। और यही कॉन्फिडेंट नेचर और ऑप्टिमिस्टिक नेचर उनको जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं वो सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों का लाइफ स्पैन भी बहुत लॉन्गर होता है। ऐसे लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट और कोपिंग स्किल्स, इनकी दूसरों की तुलना में, अदर ग्रुप के कंपैरिजन में इनका बहुत बेटर होता है। साइकोलॉजिकल हेल्थ इनका बेटर होता है। और पॉजिटिव थिंकिंग करने से हमारा जो एक फोकस है, जो किसी भी काम को करने के लिए अब हमको फोकस होने की ज़रूरत पड़ती है। एक अपने आप को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। जितने आप फोकस्ड होते हैं उतने आपका जो है आउटकम उतना ही अच्छा होता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग हमारे फोकस को भी एक्सपेंड करता है। दोस्तों, इस पर बहुत सारे एविडेंस मौजूद हैं। मैं पिछले पहले 8 वर्षों तक पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में साइंटिस्ट के रूप में मैंने काम किया है। उसमें हमने हर्निएटेड लंबर डिस्क के ऊपर, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर, आर्मी पर्सनल्स के ऊपर और स्कूल टीचर्स के ऊपर बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स को लेकर कई सारी स्टडी की है। आप गूगल स्कॉलर में, पबमेड सेंट्रल में, ये सब डिफरेंट रिसर्च के डाटाबेस हैं, वहाँ पर आप मेरे इन रिसर्च को एसेस कर सकते हैं। मैं उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। विगत 3 वर्षों से मैं अनुसंधान को सेकंड प्रायोरिटी में रखा है, क्योंकि अभी अध्ययन और अध्यापन मेरा जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, और सेकंड में फिर थोड़ा समय बचता है तो फिर रिसर्च के वर्क में लगता हूँ। तो मैं आपसे बस कुछ चीज़ें एविडेंस शेयर करना चाहता हूँ इस पॉजिटिविटी से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड। एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, आप सबने नाम सुना होगा। वहाँ पर एक रिसर्च हुई थी, एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे का आउटकम बहुत ब्रीफ में मैं आपसे शेयर करता हूँ। उस सर्वे में ये था कि जिन लोगों ने 5 से 10 मिनट पॉजिटिव न्यूज या तो पढ़ा या फिर सुना और उसको अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से साझा किया, या तो आप उसको वर्बली, आप टेलीफोनिक माध्यम से उसको साझा कर सकते हैं, आमने सामने बैठकर उसको साझा कर सकते हैं एक दूसरे से, या फिर मैसेज के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे में देखा गया कि जो ऐसा करते हैं उनका जो एक नॉर्मल हैप्पीनेस लेवल है उसमें 60% तक का इजाफा हुआ, और ऐसे लोगों में सक्सेस के भी रेट काफ़ी बढ़ गए।
इसी तरह से एक टर्म है परसेप्शन ऑफ इलनेस। ये खास करके जो क्लाइंट हैं, जो पेशेंट हैं, उनके सिम्टम कितने भी बड़े हों, उनकी बीमारियां कितनी भी क्रोनिक लेवल की हो, कितनी भी पुरानी हो, अगर उनका अपने इलनेस के लिए परसेप्शन पॉजिटिव हो या उसको कन्वर्ट कर दिया जाए उनके परसेप्शन को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो उनका हीलिंग रेट काफ़ी फास्टर देखा गया है। ऐसे हम लोगों ने भी अपने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में ऐसे आउटकम को हम लोगों ने भी देखा है। दोस्तों, इसलिए कुछ हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपने बचपन से आप सुनते आए हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कुछ न हम लोग जैसे जैसे छोटे बच्चों को तो हम लोग प्रैक्टिस कराना चाहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा कर, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो फिर प्रैक्टिस वाली चीज़ों को हम लोग छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि अरे ये तो चीज़ें बहुत छोटी दिख रही है, दिखने में बड़ी छोटी लग रही है, तो इसका कोई शायद महत्व नहीं होगा। लेकिन आपको और हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि एक एक छोटे छोटे स्टेप जब हम लेते हैं तो आप एक दिन पहली मंजिल पर, उसके बाद आप दूसरी मंजिल पर, और इसी तरह से आप अपनी मंजिलों पर चढ़ते चले जाते हैं और आप सक्सेस को, अल्टीमेट जो आपका गोल है, उसको आप एक दिन अचीव करते हैं। तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिस से अवगत कराता हूँ जो हमें और आपको करना चाहिए। कभी कभी हमें एक बात हमें याद रखना चाहिए कि हम और आप कोई बड़े या कोई छोटे नहीं। हो सकता है कोई उम्र में बड़ा हो तो दूसरा व्यक्ति उम्र में छोटा है, लेकिन जो छोटा है उम्र में, हो सकता है वह उसका नॉलेज बैंक जो उम्र में बड़ा है उसकी तुलना में ज़्यादा हो। तो छोटे बड़े आप एक एंगल से आप किसी को तय नहीं कर सकते। हर व्यक्ति की पर्सनालिटी यूनिक है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार अपने लेक्चर में कहा था कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हम लोग सभी लोग दिव्य हैं, हम लोग सबकी पर्सनालिटी यूनिक है, हमारी पर्सनालिटी अद्वितीय है, किसी के साथ ये तुलना नहीं की जा सकती, ये अतुलनीय है। तो कभी कभी आपकी पर्सनालिटी में भी कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स हैं और कुछ कुछ निगेटिव ट्रेट्स भी हैं। तो कभी कभी आप लिस्ट बनाइए कि आपकी पर्सनालिटी में पॉजिटिव ट्रेट्स क्या क्या हैं, आपकी पर्सनालिटी में निगेटिव ट्रेट्स क्या क्या हैं, और आप उस पर फिर आगे आपको प्लान करने में मदद मिलेगी। आपको अच्छा लगेगा कि आपके पास इतनी सारे ट्रेट्स हैं, इतने सारे पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, और निगेटिव है तो भी आपको अपने आप को सुधार करने का एक मौका मिलता है कि ऐसे निगेटिव ट्रेट्स को हम कैसे ओवरकम करें। उसके लिए आप प्लानिंग बनाना फिर तय करते हैं। दूसरा जो टेक्निक है वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आपको अपने आप का खुद से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, और जब आप बार बार रेगुलर फ्रिक्वेंटली आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो आपको अपने स्ट्रेंथ का पता चलता है, आपको अपने वीकनेस का पता चलता है। जब आपको अपने स्ट्रेंथ का पता चलता है तो दैनिक जीवन में जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, सभी के जीवन में आती हैं, और हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं में सरवाइव करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म को, हर जीव को, हर व्यक्ति को एडजस्ट करना पड़ता है, और लोग अपने तरीके से। तो जब आपको अपने स्ट्रेंथ का पता होगा तभी आप ऐसे डेली लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम से बहुत इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हैं, बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अपने स्ट्रेंथ नहीं रहता है तो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप दूसरों के पास पहुंच जाते हैं कि देखिए मेरे पास ऐसी ऐसी समस्याएं आई हैं, प्लीज़ इसको आप हल करने में मेरी मदद कीजिए। आपके पास लोगों को डिपेंडेंट रहना पड़ता है। आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, आप इंडिपेंडेंट बनिए। तरफ वीकनेस का जब आपको पता है तो उसको कैसे कम किया जाए, कैसे धीरे धीरे वीकनेस को कम करके इस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। और इस टेक्निक को कहते हैं सेल्फ ऑडिट। आपने ऑडिट टर्म सुना होगा, जब आप किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप वार्षिक ऑडिट कराते हैं। तो ये अपना ऑडिट हमें अपने आप से करना है। एक हमारा एक सर्विलांस सिस्टम हमको डेवलप करना है दोस्तों। सर्विलांस सिस्टम, एक निगरानी यंत्र डेवलप करना है जो आपका अपने आप से डेवलप
ये सर्विलांस सिस्टम डेवलप किया है तो उसके ये लिमिटेशंस हो सकती हैं, उसमें ये कमियां हो सकती हैं। नहीं, आप अपने लिए एक सर्विलांस सिस्टम खुद डेवलप कीजिए और वो सर्विलांस सिस्टम आपके अपने थॉट, आपके अपने बिहेवियरल एस्पेक्ट उसको मॉनिटर करता है। उसको मॉनिटर करने के लिए आप एक सर्विलांस सिस्टम डेवलप कीजिए और इस टेक्निक को ऑटो साइको एनालिसिस भी कहते हैं। कभी भविष्य में जब मौका मिलेगा तो इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा होगी। अभी तो कम समय में हम लोग थोड़ा थोड़ा ही टॉपिक को टच कर सकते हैं। इसी क्रम में जो तीसरे अभ्यास की मैं आपसे बात करता हूँ उसे कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का के दो अर्थ हैं। एक तो है सेल्फ स्टडी, और आप इसका मतलब भी समझते हैं। सेल्फ स्टडी, अपने आप से किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं बच्चे, और हम कई किताब होते हैं उसको हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, उसको सेल्फ स्टडी कहते हैं, अपने आप से पढ़ना। और दूसरा जो इसका गूढ़ अर्थ है और इसका जो रियल ऑफ द सेल्फ, दोनों में अंतर है। सेल्फ स्टडी और स्टडी ऑफ द सेल्फ। लेकिन स्टडी ऑफ द सेल्फ, अपने आप की स्टडी करने के लिए थोड़ा कठिन भी नहीं है। उसके लिए एक सिस्टमेटिक वे बनाना पड़ता है। एक प्रयास के माध्यम से हम लोग अपने आप को भी जान सकते हैं। तो अपने सेल्फ की स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ ऐसे लिटरेचर की स्टडी करनी चाहिए। आप जिनको आप अपना आइडियल मानते हो, कोई ऐसे महापुरुष जिनसे आप बहुत प्रभावित हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, उनकी बायोग्राफी आपको पढ़नी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप उनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ लीजिए और पढ़कर आप रख दीजिए। स्वाध्याय में कई स्टेप्स हैं इसमें। आपको पहले तो ऐसे टेक्स्ट को, ऐसे लिटरेचर को सेलेक्ट करना पड़ता है। आप उसमें या तो योग से संबंधित, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित आप गीता को ले सकते हैं, या और भी कई सारे टेक्स्ट हम लोगों के इंडियन कल्चर में मौजूद, जिसका आप सहारा महापुरुषों को, शहीदों को, उनकी जीवनी को के माध्यम से आप उनको जानते हैं। आप उसको पढ़िए और थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 1-2 पेज पढ़िए, 15-20 मिनट पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए, और उस पर उसका कंटेम्पलेशन कीजिए कि आपकी पर्सनालिटी में इनमें से क्या नहीं है और इनमें से किस चीज़ की आपको आवश्यकता है। तो धीरे धीरे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू आप एक सिस्टमेटिक प्लान बनाइए और स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय जो है ये एक थेरेपी के रूप में भी इसका प्रयोग हो रहा है। ये एक इंडिजिनस टेक्निक है, इंडिजिनस थेरेपी है। हम लोग अपने क्लाइंट के काउंसलिंग के क्रम में स्वाध्याय थेरेपी का भी यूज करते हैं। और ये जो हर थेरेपी एक अपने प्रिंसिपल पर बेस होती है। जितनी भी चिकित्सा की पद्धतियां हैं, चाहे वो कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन हो या कन्वेंशनल मेडिसिन हो, सबका अपना अपना एक प्रिंसिपल होता है। तो ये जो स्वाध्याय थेरेपी है ये इस प्रिंसिपल पर बेस है कि आप निगेटिव थॉट का रिप्लेसमेंट पॉजिटिव थॉट से कीजिए। यानी जब भी निगेटिव थॉट जितने भी आपके पास हैं उसको आप पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कीजिए। इसका अपना एक आर्ट है, इसको हमको सीखना होता है और धीरे धीरे हम इसमें मास्टर होते हैं, मास्टरी हासिल कर लेते हैं और हमारे थॉट भी पॉजिटिव होते हैं, डिवाइन होते हैं। दोस्तों, हमारा जो माइंड है वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। और आपने कंप्यूटर में देखा होगा ढेर सारे वायरस अटैक करते हैं। वायरस अटैक करते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में प्रॉब्लम होती है और आप प्रॉपर फंक्शन, जो प्रॉपर यूज है अपने सिस्टम का, वो आप नहीं ले पाते। तो हमारे माइंड पर भी ऐसे ढेर सारे वायरस जो निगेटिव थॉट्स के रूप में हैं, उनका हर सेकेंड उनका अटैक होता रहता है। तो आप कंप्यूटर के, मोबाइल के वायरस के लिए आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है। आप उस एंटीवायरस का 2 काम होता है। एंटीवायरस से आप अपने वायरस को जो आपके सिस्टम में लगा हुआ है उसको आप स्कैन करते हैं, और दूसरा आप उसको किल करते हैं, उसको आप मार भी देते हैं। स्वाध्याय थेरेपी ऐसा ही एक एंटीवायरस है जिसके थ्रू आप निगेटिव थॉट्स जैसे वायरस को आप स्कैन कर सकते हैं और पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कभी कभी आपके दैनिक जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं। आप में से कई लोग कुछ क्वेश्चंस भी बीच बीच में पूछ रहे हैं। मेरे इस पूरे लेक्चर में आपके कुछ क्वेश्चन का तो जवाब आपको इसमें ही मिल जाएगा। इसलिए वैसे जो क्वेश्चन हैं
उसका मैं आंसर अलग से नहीं कर रहा हूँ। जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मुझे ऐसा लगता है कि इस लेक्चर में मैं जिस पर चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ, तो फिर मैं उसका आंसर बीच बीच में भी और अंत में भी करूँगा। कभी कभी हमारे दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती रहती हैं, तो हम लोग एक कन्वेंशनल वे को, कन्वेंशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं कि ये समस्या आई है तो इसको पहले पिछले साल या पिछले मंथ में या पिछले दिनों हमने जिस तरह से इसको सॉल्व किया है, उसी टेक्निक को यूज करके हम फिर से आज सॉल्व कर लेते हैं। कभी कभी आपको थोड़ा सोचना चाहिए। कोई समस्या आए तो आप थोड़ा सा रुकिए, उसको समझिए और आप अपने आप का असेसमेंट कीजिए और आप देखिए कि आप इस समस्या के समाधान के लिए और आप क्या क्या कर सकते हैं। जो कन्वेंशनल अप्रोच है, जो आप पहले से यूज करते आए हैं, वो तो आपके पास है ही वो टेक्निक, लेकिन और आप क्या क्या कर सकते हैं, और क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज़ हैं आपके पास, क्या क्या मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। आप एक प्रॉब्लम के लिए जब आप दाएं बाएं आगे पीछे बहुत सारे तरह से हर दिशाओं से, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वेज आपके पास क्या हैं, उस पर आप गंभीरता से विचार कीजिए और जो सबसे आपको लगता है कि ये तो तरीका सबसे इजी है, सबसे कम समय लेने वाला है, तो उस टेक्निक को आप यूज करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने लिखा है कि हाउ वी कंट्रोल अवर निगेटिव थॉट्स। ये बात सच है कि अपने निगेटिव थॉट से हम प्रभावित होते रहते हैं। आप जिस वातावरण में रहते हैं, आप अगर ना भी निगेटिव थॉट करें, आपके मन में हो सकता है कि निगेटिव थॉट्स बहुत कम आते हों, पॉजिटिव थॉट्स को आपने ज़्यादा स्थान दिया हुआ है, फिर भी आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट का प्रभाव तो पड़ता ही है। जिस इन्वायरमेंट में आप होते हैं उसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके ऊपर पड़ता है। तो हम लोग निगेटिव थिंकिंग को, या कई बार हम लोग बातचीत में भी निगेटिव टॉक करते हैं, तो निगेटिव टॉक को हम लोग कैसे इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको कैसे ले जा सकते हैं।